Today we are going to discuss soil life. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोइल लाइफ। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं एक बार रिवीजन कराता हूं कि कल जो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। जो हमारा चैप्टर है सोइल एरोजन, फिर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं रिवाइज करवा देता हूं। सोइल एरोजन, तो सोइल एरोजन में क्या था बेटा कि जो हमारी टॉप फर्टाइल सोइल है वो पानी के साथ या हवा के साथ, तेज हवा के साथ वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है, बह जाती है, तो उसको हम कहते हैं सोइल एरोजन, मिट्टी का कटाव। दैट इज अ सोइल एरोजन। सोइल एरोजन के बाद फिर क्या है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ सोइल एरोजन, कि सोइल एरोजन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या होंगे। तो सोइल एरोजन से जो हमारी जो लैंड है, खेत जो है हमारे, वो अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे, पैदावार बहुत कम हो जाएगी उसमें। और जो हमारी फर्टाइल सोइल है उसके ऊपर कोई दूसरी जगह की अनफर्टाइल सोइल भी आ सकती है। और जो हमारी जो नदियां हैं, पौंड हैं, उनकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है सोइल एरोजन से। ठीक है। और था भी हमारे पास कोज ऑफ सोइल एरोजन, सोइल एरोजन के कारण क्या क्या हैं। तो सोइल एरोजन बाय वाटर, सोइल एरोजन बाय विंड, कि हवा की वजह से और पानी की वजह से मिट्टी का कटाव हो सकता है। नेक्स्ट था सोइल कंजर्वेशन, सोइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कि सोइल को कैसे बचा सकते हैं सोइल एरोजन से। तो उसमें हमने पढ़े हैं बेटा, प्लांटिंग ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के, मेकिंग एम्बैंकमेंट, जो हमारी रिवर हैं उनके किनारों पे पत्थर या उनको पक्का करके, ठीक है, सीमेंट वगैरह से उनको पक्का बना के, तो किनारों को मिट्टी का जो कटाव है उसको रोका जा सकता है। कंस्ट्रक्टिंग डैम, डैम को बना के, ठीक है, नदियों के ऊपर हम डैम बना देते हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, तो फ्लड वगैरह को रोका जा सकता है, उससे भी सोइल कंजर्वेशन होता है। प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग, एक पर्टिकुलर एरिया पे हम बहुत सारे एनिमल को घास खाने के लिए लेके जाते हैं, उसको हमने प्रिवेंट करना है, अलग अलग जगह पे हमें उसको लेके जाना चाहिए, प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। नेक्स्ट था मेकिंग टेरेसेस, हिली एरिया में क्या होता है, हमारे पास जो फील्ड है वो ऐसे स्लोप में होते हैं, तिरछे, तो वहां पे बहुत तेजी के साथ क्या आता है, पानी आता है और मिट्टी का कटाव हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करें, टेरेसेस बनाएं। और टेरेसेस क्या होते हैं, ऐसे सीढ़ी टाइप हम उसको बना सकते हैं, जैसे सीढ़ियां होती है ना, स्टेप्स, उस तरह की कंस्ट्रक्शन हम वहां पे कर दें, उसको हम टेरेसेस कहते हैं। तो टेरेसेस से भी सोइल कंजर्वेशन हो सकती है। चलिए बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोइल लाइफ। टुडेज टॉपिक इज सोइल लाइफ। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सोइल लाइफ। सोइल लाइफ मींस मिट्टी के अंदर जो जीवन है, मिट्टी के अंदर जो लाइफ है, मिट्टी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कौन से प्लांट होंगे, कौन से एनिमल होंगे जो मिट्टी में पाए जाते हैं, सोइल में पाए जाते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोइल लाइफ इज अ कलेक्टिव टर्म्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सोइल। ठीक है, तो ये कलेक्टिव टर्म्स हैं। जब हम सोइल लाइफ की बात करें तो हम मिट्टी के जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोइल लाइफ। तो सोइल लाइफ का ये मीनिंग नहीं कि मिट्टी में जान होती है, मिट्टी में जान तो है, लेकिन हम बात करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी जीवित एनिमल जो है वो मिलते हैं। दैट इज द सोइल लाइफ। सोइल लाइफ इज ए कलेक्टिव टर्म्स for all the organism living in the soil. Plant and animal are dependent on one another. तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, and on the soil in which they live. Plant and animal depend on one another and on the soil in which they live. जिस मिट्टी में वो रहते हैं, एनिमल और प्लांट उस पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। Overuse of pesticides can damage the soil as well as harm other animal and human being. Pesticides, pesticides क्या होते हैं बेटा,
केमिकल होते हैं जो हम अपने खेतों के अंदर डालते हैं किसी पेस्ट्स को किल करने के लिए, ठीक है। तो सब्सटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में भी, सब्सटेंस यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू क्रॉप, ठीक है। जैसे अभी कौन सी क्रॉप हमने लगाई हुई है खेतों में, गेहूं, गेहूं के अंदर हम कुछ दवाइयों का छिड़काव करते हैं, ठीक है, कुछ खाद वगैरह डालते हैं। जो दवाइयों का जो छिड़काव करते हैं उस हार्मफुल सब्सटेंस को किल करने के लिए, जो हमारी खेती को नुकसान करते हैं, उनको मारने के लिए हम कुछ केमिकल का छिड़काव करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स। तो अगर हम ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, पेस्टिसाइड्स कैन डैमेज द सोइल, जो हमारी सोइल है उसको भी डैमेज कर देंगे वो, एज वेल एज हार्म अदर एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग। अब उस मिट्टी के अंदर जो दूसरे एनिमल रहते हैं या ह्यूमन बीइंग, हम उस मिट्टी से जब कोई भी चीज पैदा होगी उसको खाएंगे तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल होगी। इट कैन आल्सो पोल्यूट द एनवायरमेंट, स्पेशली वाटर बॉडीज। ये जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज में क्या है, रिवर, पॉन्ड, लेक और एनवायरमेंट, उनको क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे। क्या है पोल्यूट का मीनिंग, उसको प्रदूषित कर देंगे। क्योंकि जिस सोइल के अंदर ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा केमिकल होंगे, सपोज करो जब बारिश आएगी, बारिश का पानी उस मिट्टी से होते हुए कहाँ पे जाएगा, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, तो वहां के आसपास का वो जो पानी है वो भी प्रदूषित हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। और उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल, प्लांट हैं, वो भी उससे इफेक्टेड होंगे, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए पेस्टिसाइड्स का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए, कम अमाउंट में। सोयल एंड एनिमल्स, सोयल एंड एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हमें मिलते हैं, तो डायग्राम में आप देख भी पा रहे हैं। सोयल के अंदर हमें मिलता है अर्थवॉर्म, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा बारिश के बाद खेतों में, मिट्टी में, ठीक है, इस तरह से अर्थवॉर्म निकल आते हैं। सोयल एंड एनिमल, सोयल इज द होम टू थाउजेंड ऑफ एनिमल। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि मिट्टी के अंदर हजारों एनिमल रहते हैं, यस, वो छोटे छोटे इंसेक्ट हो सकते हैं, अर्थवॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे तो हमें दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे होते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं सोइल में। तो सोइल इज अ होम टू द एनिमल। There is more life below the surface of the soil than above it. तो soil की there is more life below the surface of the soil than above it. भाई सोइल के अबव जितनी लाइफ मिलती है उससे ज्यादा लाइफ तो कहाँ मिलती है, सोइल के नीचे। बता सुनने में अजीब लगेगा कि जो इतनी इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन हम रहते हैं सोइल के अबव, क्या हमारे से भी ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिट्टी में रहते हैं, यस। वो इतने छोटे होते हैं, उनको कईयों को तो हम देख भी नहीं पाते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ेगा। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो सोइल के नीचे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनिमल रहते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट में। तो दिस इंक्लूड burrowing animal such as moles, earthworm, rat, mice, snake, rabbit। तो ये बहुत सारे एनिमल्स है ब्यूरोड, जो नीचे गड्ढे बना के रहते हैं, मिट्टी में गड्ढे बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। तो ये तो वो एनिमल है। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर प्लेंटी ऑफ द स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक सेंटीपैड्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। सेंटीपैड, बैक्टीरिया तो इतने छोटे एनिमल होते हैं जिसको माइक्रोस्कोप से हमें देखना पड़ता है। तो ये कहाँ पे मिलते हैं सारे, ये भी किस में मिलेंगे, मिट्टी में, सोइल के अंदर ही मिलते हैं, हमें वहीं पे पाए जाते हैं। तो all these creatures play an important part in breaking down of the rotting plant and the dead animal and turning them into nutrient that help plant to grow। ये जो क्रीचर्स हैं, जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सोइल के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या काम करते हैं। सपोज करो कोई प्लांट है, वो टूट के गिर जाता है, वो उसका गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। रोटिंग का मीनिंग होता है कोई चीज गल सड़ जाती है, सड़ना किसी चीज का। एंड द डेड एनिमल, जो मरे हुए एनिमल है, हम देखते हैं सड़कों के किनारे इधर उधर पड़े हुए होते हैं, कुछ दिनों के बाद वो वहां मिलते ही नहीं, वो कहाँ चले जाते हैं,
धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से कुछ बैक्टीरिया निकल के आते हैं और वो बैक्टीरिया उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो इस तरह से करेंगे कि उस उनका मिट्टी ही बना देती है, उनको मिट्टी में ही कन्वर्ट कर देते हैं और वो सोइल के अंदर मिल जाते हैं, और उनके बॉडी के जो न्यूट्रिएंट थे वो किस में ऐड हो गए, सोइल में। अब वहां पे कोई प्लांट हम लगाएंगे तो वही न्यूट्रिएंट किस में आएंगे, प्लांट में आएंगे। तो इसीलिए सोइल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो किस किस चीज का काम करते हैं, वो ब्रेकिंग डाउन करते हैं रोटिंग ऑफ प्लांट, प्लांट की रोटिंग में काम आते हैं, यानी कि उनको गलने सड़ने में हेल्प करते हैं, गल सड़ के वो मिट्टी के अंदर ही मिल जाते हैं। एंड द डेड एनिमल एंड टर्निंग देम इनटू द न्यूट्रिएंट दैट हेल्प प्लांट टू ग्रो। और डेड एनिमल को भी बिल्कुल वो गला सड़ा के किस में चेंज कर देते हैं, उनकी भी वो मिट्टी ही बना देते हैं, ताकि वो सोइल में ही ऐड हो जाए, फिर प्लांट को ग्रो करने में वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो सोइल के अंदर एनिमल हैं वो बड़ी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, burrowing and the earth turning activity of earthworm make the soil aerated, fertile and rich in humus। भाई अर्थवॉर्म क्या करता है, अर्थवॉर्म मिट्टी के अंदर छोटे छोटे से होल बनाता रहता है, मिट्टी को ही खाता रहता है, और उसी मिट्टी को बार बार उसको चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे स्मॉल स्मॉल होल जब बनाएंगे तो उन होल के अंदर क्या घुस जाती है, एयर। इससे जो सोइल है एरेटेड हो जाती है, एरेटेड मतलब उसके अंदर एयर आ जाती है। और जिस सोइल में एयर होगी ज्यादा अमाउंट में, जब वहां पे हम प्लांट लगाएंगे, कोई भी क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे, तो वो अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर काफी मात्रा में हवा होगी, और जो प्लांट है उनकी रूट को ग्रो करने के लिए एयर यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से क्या करता है अर्थवॉर्म, एक तो उसको एरेटेड कर देता है, उसको फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ, यानी कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, काफी अच्छी मात्रा में वहां पे क्रॉप्स हो जाती है। एंड रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस भी एक तरह का सब्सटेंस है जो सोइल की फर्टिलिटी में हेल्प करता है, सोइल को फर्टाइल बनाता है। ये सारा काम कौन करता है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म बड़ी सहायता करता है हमारी। दैट इज वाई अर्थवॉर्म इज आल्सो नोन एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। तो किसानों का जो सच्चा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, वो किसको कहा जाता है, अर्थवॉर्म को। तो क्वेश्चन भी बनता है, व्हाई अर्थवॉर्म इज आल्सो नोन एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। अर्थवॉर्म को फार्मर का बेस्ट फ्रेंड क्यों कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन बने तो उसका आप यही आंसर देंगे कि अर्थवॉर्म जो है क्या करता है, मेक द सोइल एरेटेड, फर्टाइल एंड रिच इन ह्यूमस। तो सोइल को एरेटेड बनाता है, फर्टाइल बनाता है, और उसके अंदर एक सब्सटेंस है ह्यूमस। ठीक है, उस ह्यूमस को ऐड कर देता है, ताकि सोइल की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाती है, जिससे सोइल की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। ये काम कौन करता है, ये काम करता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की हेल्प से होता है ये सारा का सारा काम। नेक्स्ट है बेटा सोइल एंड क्रॉप्स, सोइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स नीड डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल टू ग्रो। भाई अलग अलग तरह के प्लांट्स को अलग अलग तरह की मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, सोइल की रिक्वायरमेंट होती है। एक ही सोइल के अंदर हर तरह के प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, तो डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप की सोइल चाहिए। प्लांट ग्रोन बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होती है, फार्मर्स, किसान खेतों के अंदर जो प्लांट को ग्रो करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स फसल, फसलें। तो फसल किसे कहा जाता है कि भी किसान अपने खेतों के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं क्रॉप्स, उनको क्रॉप्स कहा जाता है। उनको क्रॉप्स कहा जाता है। क्रॉप ग्रोइंग is a major agricultural activity and is the backbone of a country's economy। क्रॉप
ग्रोइंग इज अ मेजर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल के जितने भी काम है एग्रीकल्चर के, उनमें से क्रॉप ग्रोइंग सबसे बड़ा काम है। खेती बाड़ी के जो काम हैं उनमें सबसे बड़ा काम कौन सा है? जो हम क्रॉप की पैदावार करते हैं। एंड इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी। और हमारी जो कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो सारी की सारी किस पे टिकी हुई है? एग्रीकल्चर पे, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन पे। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। बहुत सारी, यानी कि हर चीज तो किस पे टिकी हुई है? क्रॉप प्रोडक्शन पे ही टिकी हुई है। क्योंकि जब तक क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगी, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी चीज है, सभी तो खाने पीने की वस्तुओं पे ही टिकी हुई है ना। बाकी की चीजें तो बाद में आती हैं, सबसे पहले तो खाना ही आता है। तो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उनमें सबसे ज्यादा काम किसका है? क्रॉप प्रोडक्शन का। तो क्रॉप ग्रोइंग इज अ मेजर एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड इज द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। इफ वी डू नॉट ग्रो आवर ओन फूड, अगर हम अपना खाना अपने आप पैदा नहीं करेंगे, वी विल हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी बाइंग फूड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे देशों से पैसे देके फूड मंगवाना पड़ेगा। तो बहुत सारी पैसे हमें स्पेंड करने पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे इसमें लगेंगे अगर हम अपना फूड इटसेल्फ प्रिपेयर नहीं करेंगे तो दूसरी कंट्रियों से मंगाना पड़ेगा। टू ग्रो गुड क्रॉप द सोइल शुड कंटेन। अब अच्छी क्रॉप्स को पैदा करने के लिए सोइल के अंदर क्या होना चाहिए? सोइल में होना चाहिए न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स बेटा वो सब्सटेंस हैं जो किसी भी प्लांट को, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है, अच्छी पैदावार के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स में और मिनरल्स में क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास क्या हो सकते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर, ठीक है, नाइट्रोजन। ये सारे के सारे किस में रहेंगे? हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में रहेंगे, जो किस में मिलेंगे? सोइल के अंदर। तो जिस सोइल में, जिस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, वहां पे जो क्रॉप प्रोडक्शन वो बहुत अच्छी पैदावार होती है वहां पे। एडवोकेट एयर एंड वाटर। एडवोकेट एयर का मीनिंग है प्रॉपर अमाउंट में पानी और हवा होनी चाहिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, एयर की कमी नहीं होनी चाहिए सोइल के अंदर। अभी हमने देखा था ना, अर्थवॉर्म क्या करता है? सोइल को एरेटेड बना देता है, उसके अंदर घुसता है और उसमें छोटे छोटे होल बना देता है और उसमें हवा घुस जाती है, तो वो एरेटेड हो जाती है। थर्ड होना चाहिए ह्यूमस। ह्यूमस भी एक तरह का बेटा सब्सटेंस होता है जो प्लांट को, क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करता है। देखिए ह्यूमस कैसे बनता है? सपोज करो किसी पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, पेड़ के जो लीव्स हैं वो एक जगह पे गिर जाते हैं और गिरने के बाद वो काफी दिन तक वहीं पे पड़े रहते हैं और ब्लैक ब्लैक से सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? अब वो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है उसी का नाम हमने क्या रख दिया? ह्यूमस। ह्यूमस बनता कैसे है? ह्यूमस ऐसे ही बनेगा कि जितने भी हमारे कोई भी पत्ते हैं, ठीक है, वेस्ट वेस्ट सामान है, वो मिट्टी में पड़ा 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 वो कन्वर्ट हो जाता है एक केमिकल सब्सटेंस में, जिसका नाम हम रख देते हैं ह्यूमस। तो ये तीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो क्या क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट और मिनरल होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में एयर और वाटर मिलनी चाहिए, और ह्यूमस वहां पे होना चाहिए। सो डू यू नो, को पढ़िएगा बेटा, अबाउट 300 मिलियन टाइनी क्रीचर लिव इन एवरी हेक्टेयर ऑफ द सोइल। एक हेक्टेयर सोइल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 300 मिलियन से ज्यादा क्रीचर्स होते हैं। क्रीचर मीन्स उसमें रहने वाले जीव जंतु। अब देखो, तो जितनी हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है अर्थ के अबव, या एनिमल की पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन तो मिट्टी के अंदर है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 10 लाख को हम 300 से मल्टीप्लाई कर ले तो देखो कितना बड़ी जो ये अमाउंट आता है, इतने सारे क्रीचर्स मिलते हैं, और ये तो 1 हेक्टेयर की बात हो रही है। क्रॉप रोटेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रॉप रोटेशन। फार्मर डू नॉट ग्रो द सेम क्रॉप रिपीटेडली इन अ सेम फील्ड। किसान जो हैं
उनको एक ही खेत में बार बार एक जैसी क्रॉप की पैदावार नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे करते हैं कि भाई सपोज करो एक खेत में हमने अभी गेहूं लगाए हैं और गेहूं काटने के बाद फिर से गेहूं लगा दें, वो काटने के बाद फिर से गेहूं लगा दें, बार बार एक जैसी ही खेती करते रहेंगे, तो उस सोइल के अंदर कुछ जो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी हो जाएगी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और जो पैदावार है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो डूइंग सो डिप्लीट्स सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। डिप्लीट का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम हो जाना, ठीक है। डिप्लीट मींस यूज अप भी है और कम हो जाना भी है, कि अगर एक ही तरह की क्रॉप हम करते रहेंगे सोइल के अंदर, तो वो जो क्रॉप प्लांट हैं उस सोइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी कर देंगे वहां पे। और जब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट की कमी के कारण जो हमारी पैदावार है वो कम होगी। So doing so depletes some specific nutrient from the soil. So different crop should be grown on the same field. तो इसीलिए एक खेत में हमें बदल बदल के खेती करनी चाहिए, यानी कि क्रॉप्स वहां पे लगानी चाहिए, अलग अलग तरह की क्रॉप्स वहां पे लगानी चाहिए। और जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसी को हम कहेंगे क्रॉप रोटेशन। बदल बदल के वहां पे फसल लगाना, फसल की पैदावार करना, चेंज करके हर बार चेंज करें। तो हर बार हम बदल बदल के वहां पे क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप रोटेशन। दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन in rotation. So the soil has time to replenish the minerals and the nutrients that have been used up by the previous crop. इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि सोइल को टाइम मिलेगा अपने मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से फिल करने का। रेप्लेनिश का मीनिंग होता है फिल अप अगेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लेनिश, फिल अप अगेन, दोबारा से फिल करना। क्योंकि सोइल के अंदर बहुत सारी चीजें एयर से ही मिल जाती है, एयर में 78% नाइट्रोजन है और किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन बहुत चाहिए, लेकिन प्लांट उसको एज इट इज नहीं ले सकते, उसको पहले सोइल के अंदर मिलना होता है, सोइल के अंदर से फिर वो प्लांट उसको लेते हैं, क्योंकि सोइल में कुछ बैक्टीरिया है ना, उस नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में, और वो ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं जो प्लांट्स उनको ले पाते हैं। तो अगर हम बदल बदल के वहां पे क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे तो सोइल को टाइम मिल जाएगा अपने अंदर न्यूट्रिएंट और मिनरल को दोबारा से फिल करने का, कि पहले वाली जो क्रॉप थी उसने कुछ न्यूट्रिएंट और मिनरल ले लिए, अगली बार हमने दूसरी क्रॉप लगा दी, दूसरी क्रॉप को अलग तरह के न्यूट्रिएंट मिनरल चाहिएंगे, तो जो पहले वाले खत्म हुए थे, यूज हुए थे, अब क्रॉप सोइल के पास टाइम है कि उनको दोबारा से फिल कर ले अपने अंदर। तो इसीलिए हमें क्रॉप रोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, किसी भी चीज को पैदा करने की जो शक्ति है सॉइल की, वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। किसकी हेल्प से इंक्रीज हो जाती है, क्रॉप रोटेशन की हेल्प से। तो क्रॉप रोटेशन से बड़ा फायदा होता है, बदल बदल के खेती करना, पैदावार करना, क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैन्योर तो होती है देसी खाद, तो जो देसी खाद है उसको हम कहते हैं मैन्योर। और जो ये पैकेट्स में बड़े बड़े कट्टों के अंदर क्या होती है, पैक होके आते हैं खाद, उसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजर्स। उसका नाम रखा जाता है फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल से बनते हैं, ठीक है, फैक्ट्रियों के अंदर बनाई जाती है खाद, उसको कहा जाता है फर्टिलाइजर्स। और जो हम अपने यहाँ खेतों में जैसे गाँव में बनाते हैं, जो एनिमल का जो वेस्ट होता है, जो गोबर होता है, उसको एक गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है, और एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं। काफी टाइम के बाद वो एनिमल वेस्ट धीरे 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 एक ब्लैक से सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिसका नाम हम रखते हैं मैन्योर, देसी खाद।
ठीक है, मैन्योर, क्योंकि हमने अपने घर पे ही उसको बना लिया है। ठीक है, या तो खेत के अंदर एक गड्ढा सा बना के उसमें डाल देते हैं, या गांव के आसपास एक गड्ढे से बनाते हैं और उसमें वो एनिमल का वेस्ट, घर का वेस्ट उसमें डालते रहते हैं, कूड़ा कचरा, और वो कुछ टाइम के बाद किसमें चेंज हो जाता है, मैन्योर बन जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मैन्योर। लेकिन फर्टिलाइजर्स ऐसे नहीं बनते, फर्टिलाइजर्स बनते हैं फैक्ट्री के अंदर केमिकल की हेल्प से। लेकिन दोनों का काम है कि जब हम उसको खेत के अंदर डालें अपने फील्ड में, तो जो हमारी पैदावार है वो बढ़ जाए। दोनों यही काम करते हैं। लेकिन एक को हम केमिकल तरीके से बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं फर्टिलाइजर्स, और दूसरे को हम नेचुरल प्रोसेस से बनाते हैं, उसमें हम कुछ नहीं करते, बस एक गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, एनिमल का वेस्ट अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद उसका मैन्योर बन जाता है, उसको भी हम खाद बोलते हैं। तो दो तरह के हम यूज करते हैं खेतों के अंदर। तो एक का नाम हम रखते हैं मैन्योर जो नेचुरल प्रोसेस से बने हुए होते हैं, दूसरे का नाम रखते हैं हम फर्टिलाइजर्स जो केमिकल प्रोसेस से बने हुए होते हैं। तो मैन्योर टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, यील्ड का मीनिंग होता है बेटा पैदावार, इसको आप अंडरलाइन कर ले बुक के अंदर, पैदावार, टोटल आउटपुट। ये जो शब्द है ये कई बार आएगा, ये वर्ड बहुत बार रिपीट होगा साइंस के अंदर, YIELD, यील्ड। यील्ड का मीनिंग होता है टोटल आउटपुट, और हिंदी में हम इसको कहेंगे पैदावार। टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड द फार्मर एड सम सब्सटेंस टू द सोइल। क्रॉप की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान सोइल के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं, और इन्हीं सब्सटेंस को हम कहते हैं, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि मैन्योर्स क्या होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस से हम बनाते हैं एनिमल वेस्ट से, अपने खेत के अंदर अपने घरों के अंदर जो बनाएंगे वो रहेंगे, उन सब्सटेंस को हम कहेंगे मैन्योर। और जो सब्सटेंस केमिकल प्रोसेस से फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं उसको कहेंगे हम फर्टिलाइजर्स। और दोनों का ही क्या काम है, क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो दीज सब्सटेंस मेक द सोइल फर्टाइल बाय इंक्रीजिंग द मिनरल एंड ह्यूमस कंटेंट। तो पहले भी हमने पढ़ा था कि सोइल की फर्टिलिटी, सोइल की जो आउट पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कि जो मिट्टी के अंदर अगर ह्यूमस मिनरल्स अच्छे अमाउंट में है तो पैदावार भी अच्छी होगी वहां पे। अब अगर हमें मिनरल और ह्यूमस को बढ़ाना है सोइल में, हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो दीज सब्सटेंस मेक द सोइल फर्टाइल बाय इंक्रीजिंग द मिनरल एंड ह्यूमस कंटेंट। तो ये जो सब्सटेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर, सोइल की फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं सोइल के अंदर मिनरल और ह्यूमस को ऐड करके। जब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे उससे होगा क्या, वो सोइल के अंदर मिनरल्स और ह्यूमस को ऐड कर देंगे, और मिनरल और ह्यूमस किस में जाएंगे, प्लांट के अंदर, तो पैदावार बढ़ जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्रॉप यूज दीज न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो फास्टर, बिगर एंड बेटर। तो जब क्रॉप ये न्यूट्रिएंट्स को लेगी तो वो जल्दी से ग्रो करेगी, तो पैदावार भी बढ़ जाएगी। ये था बेटा हमारे आज के टॉपिक। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हुए होंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमने आज लर्न किए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा सॉइल लाइफ, कि सॉइल की कौन क्या होता है, कि सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सभी को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सॉइल लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो जो पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं सॉइल के अंदर वो सॉइल लाइफ को इफेक्ट करते हैं। पेस्टिसाइड होते हैं कुछ केमिकल जो क्रॉप के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है। सॉइल एंड एनिमल, सॉइल के अंदर कौन से एनिमल रहते हैं हमारे पास, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, मोल्स, अर्थवर्म, रैट, माइस, स्नेक, रैबिट,
ये किस में मिलते हैं? सोइल में पाए जाते हैं हमारे पास। और कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, वो भी किस में मिलेंगे? सोइल के अंदर मिलते हैं। सोइल एंड क्रॉप्स, क्रॉप्स किसको कहते हैं? प्लांट ग्रोन बाय फार्मर इन देयर फील्ड, किसान जो खेतों में जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं? हम क्रॉप्स कहते हैं। अब गुड क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? उनको चाहिए न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, प्रॉपर अमाउंट में एयर एंड वाटर एंड ह्यूमस। ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं? कि भी हर बार हम चेंज करके जो क्रॉप की पैदावार करते हैं उसको क्या कहेंगे? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का फायदा क्या होगा? कि जो खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, क्रॉप रोटेशन से सोइल को टाइम मिल जाता है उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से फिल करने का। आफ्टर दैट वी हैव लर्न मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या करते हैं? सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, उसमें मिनरल्स और ह्यूमस को ऐड करके। और सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो जो क्रॉप की जो पैदावार है, जो क्रॉप यील्ड है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा चैप्टर है बेटा। आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको थोरोली रीड करें। कोई भी डिफिकल्टी है आप कल मेरे से पूछें, ठीक है? तो इसी से रिलेटेड मैं कल क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, तो अच्छे से आपने रीड करना है इसको। हैव ए नाइस डे। किरण मैम।